बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स वर्ल्ड। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम एमडी कैट और ई कैट के केमिस्ट्री के एमसीक्यूज, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज जो है उनको डिस्कस करेंगे। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो एमसीक्यूज होते हैं वो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होते हैं, बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी पेश आती है, तो इसलिए हम सीरीज वाइज पांच पांच एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करेंगे और काफी इंप्रूवमेंट आपके कॉन्सेप्ट्स के अंदर आएगी। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस करना है। हर एक एमसीक्यू के अंदर मैंने कोशिश किया है कि एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया जाए। तो जैसे पहला एमसीक्यू जो है उसको हम देखते हैं कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन कंपाउंड इज। हमारे पास जो है वो तीन कंपाउंड दे रखे हैं और आपने बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट के करेक्ट ऑर्डर जो है वो क्या होगा। अब सबसे पहले हमारे पास दे रखा है 2 मिथाइल ब्यूटेन, दूसरा जो है एन हेप्टेन दे रखा है और तीसरा दे रखा है 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अगर आप इसमें नोटिस करें तो कार्बन की तादाद जो है वो सब के अंदर सेम है। ठीक है जी, हम तीनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके लिहाज से हम बताएंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है जी, तो पहले हम इनके स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम देखते हैं। अब सबसे पहले है जी 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो 4 कार्बन होंगे। ठीक है जी, तो CH3 यहां से हम स्टार्ट कर लेते हैं। CH3 CH2 CH, यहां पर क्या आ जाएगा CH3 और ये है। तो 2 मिथाइल मतलब दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 4 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन जो है वो ये वाला। तो ये पहला स्ट्रक्चर आ गया। सेकंड स्ट्रक्चर, जो दूसरा स्ट्रक्चर हमने बता रखा है वो एन-हेप्टेन है। इसके अंदर 5 कार्बन है और नॉर्मल चेन के अंदर बोल रहे हैं, मतलब स्ट्रेट चेन है। CH3 CH2 CH2 और CH3। ठीक है, हमारे पास 5 कार्बन वाला है और इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल पेंटेन या एन-हेप्टेन, सॉरी एन-पेंटेन। मतलब स्ट्रेट चेन के अंदर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, तो इसीलिए एन-पेंटेन हो गया। फिर उसके बाद है 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, मतलब 3 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट करनी है और दूसरे कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगा रहे हैं। ठीक है जी, तो 2 डाई मिथाइल और प्रोपेन जो है ये बन गया है, तो ये दूसरा स्ट्रक्चर बन गया है 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब हमने देखना है कि स्ट्रक्चर तो हमने बना लिया, लेकिन अब हमने देखना क्या है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो आपको पता हो, आपने पहले भी काफी सारे कॉन्सेप्ट बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड डिस्कस कर रखे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट स्पेसिफिकली डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। ठीक है, किस चीज पर डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। तो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर कि अगर हम सरफेस एरिया, ठीक है जी, अगर हम क्या करते हैं सरफेस एरिया को ज्यादा करते हैं तो उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। सरफेस एरिया अगर किसी चीज का ज्यादा हो, अब यहां पर हमारे पास कार्बन की तादाद तो सेम है ना, मैस भी सेम है सबका, तो हमने किस चीज को देखना है, सरफेस एरिया को। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है, और जिस चीज की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो उसके बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है जी, तो होता क्या है कि अगर हम ब्रांचिंग को, ठीक है जी, ब्रांचिंग को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है, सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है जैसे जैसे हम ब्रांचिंग को इंक्रीज करते हैं। अब देखिए ये नॉर्मल है, इसके अंदर साइड्स ऑफ अटैचमेंट या सरफेस एरिया इसका क्या है, ज्यादा है। इसका सरफेस एरिया कम है और इसका सबसे कम है, तो जिसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होंगे। ठीक है जी, और जिसके अंदर हमारे पास ये सबसे लास्ट में आएगा, जिसके अंदर सरफेस एरिया सबसे कम होगा। ठीक है जी, ब्रांचिंग क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा है तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो किसके होंगे, बी ऑप्शन के, फिर उसके बाद ए ऑप्शन आएगा और फिर लास्ट में सी आएगा। तो BAC यानी ऑप्शन जो है हमारे पास 2 वाला जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है जी, तो आपने इसको जो है वो सिलेक्ट कर देना है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पहली एमसीक्यू हमने कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस कर ली है और विद इसके मतलब आंसर के साथ के प्रॉपर तरीके से किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मेजर प्रोडक्ट ऑफ पी, मेजर प्रोडक्ट पी बनेगा ऑफ गिवन रिएक्शन इज। हमारे पास इथेन दे रखा है, ठीक है जी, और उसके अंदर हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, और ऑक्सीडेशन किस चीज की मौजूदगी में करवा रहे हैं, हमारे पास ये कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है जी, CH3COO, इसका ट्वाइस ले रखा है और Mn है। हमारे पास 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसकी वजह से हम अल्केन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करते हैं जी। ये दूसरा एमसीक्यू हम सॉल्व करने लगे हैं। 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक जो है ना एफएससी की बुक के अंदर लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से, और वो कौन सा है, कॉपर, कॉपर मेटल जो है हम जिक्र करते हैं। दूसरा होता है Mn2O3, Mn2O3, और इसके अंदर हम हीट भी करते हैं। एक हमारे पास कॉपर मेटल होता है, ठीक है जी, अगर अल्केन उससे इंटरेक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, अगर अल्केन को हम इंटरेक्ट करवाते हैं मैंगनीज ऑक्साइड के साथ। और तीसरा जो है यही जो हमें कंडीशन में गिवन है, जिसके अंदर CH3COO ट्वाइस और मैंगनीज है और साथ में हमने हीट कर रखा है।
जब हम कॉपर करते हैं ना, तो कॉपर मेटल के साथ अगर आपको याद हो, टेम्परेचर भी दे रखा होता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है। वो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कॉपर मेटल करेंगे तो पहले क्या बनना है, अल्कोहल बनेगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड के बाद उसने क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, ठीक है जी। तो ओवरऑल जब हम कॉपर मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, तो अल्कोहल भी बनता है, एल्डिहाइड भी बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है, सीरीज वाइज बनते चले जाते हैं। जब हम मैंगनीज ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो बीच वाली चीज, ये हमारे पास अल्कोहल नहीं बनती, जस्ट हमारे पास एल्डिहाइड बन सकता है या कीटोन जो है वो बन सकता है, ठीक है जी। तो ये दो चीजें बन सकती है, या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। और जब हम अल्केन का इस चीज के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसके अंदर ना तो अल्कोहल बनता है, ना एल्डिहाइड बनता है, ना कीटोन बनता है, सीधा क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो हमने ये वाली जो कंडीशन ली हुई है, इसके अंदर सीधा एसिड बनना है। तो एसिड के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, एसिटिक एसिड जो है वो ऑप्शन सही होगा, ठीक है जी। कुछ एमसीक्यूज आपको ऐसे लगेंगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक के एमसीक्यूज हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे डेफिनेटली आपका जो है वे ऑफ लर्निंग और आपके ऑर्गेनिक के एमसीक्यूज सॉल्व करने का तरीका और आगे एमडी कैट के अंदर भी इवन कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते हैं, ठीक है जी। तो हर एक एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उससे हमें काफी सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो आपने सारे एमसीक्यूज को अच्छी तरीके से समझना है, और अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। इसके बाद थर्ड एमसीक्यू पर आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, द मेजर प्रोडक्ट, लास्ट में जो सी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है जी। ना हमने ए के बारे में पूछा है ना बी के बारे में, सीधा हमने सी के बारे में पूछा है कि सी क्या बनेगा। पहले हमने कैल्शियम कार्बाइड का वाटर की मदद से रिएक्शन करवाया, हाइड्रोलाइज करवाया है इसको। फिर उसके बाद ए प्रोडक्ट जो बनेगा उसको हमने रेड हॉट कॉपर ट्यूब जो है ना, और क्या टेम्परेचर दिया है 873 केल्विन, ठीक है जी। तो बी कोई चीज बननी है, और बी को हमने यहां पर प्रोपाइल क्लोराइड और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया, और सी प्रोडक्ट बनाना है हमने। तो सीरीज वाइज देखते हैं कि क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं। ये हम तीसरा एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखें, कैल्शियम कार्बाइड को हाइड्रोलाइसिस करवानी है। कैल्शियम कार्बाइड का अगर आप स्ट्रक्चर बनाए ना, तो इस तरीके से बनता है कि कार्बन जो है, दो कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, और ये दोनों किसके साथ जुड़े होते हैं, कैल्शियम के साथ जुड़ते हैं। अब यहां पर जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो दो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है जी। एक H और OH आ गया, और दूसरा क्या आ गया, H और OH आ गया, ठीक है जी। अब होगा क्या यहां पर कि ये वाला जो हमारे पास हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन है, ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे और क्या बना देंगे, एसिटाइलिन, और ये कैल्शियम दो हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ मिलकर क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। तो यहां पर हमारे पास ये हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर HC ट्रिपल बॉन्ड CH जो है वो बना देगा, ठीक है जी। ये बुक के अंदर आपकी जो है ना 8 चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है ये रिएक्शन, ठीक है जी। और ये जो दो हाइड्रोक्सल ग्रुप है इसके साथ मिलकर क्या बना देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बना देंगे, ठीक है जी। अब इसको जब हम एसिटाइलिन को रेड हॉट कॉपर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये चैप्टर नंबर 9 के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर लिखा हुआ है कि जब हम इसको रेड हॉट कॉपर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, रेड हॉट कॉपर के साथ, तो होता क्या है, हमारे पास ये जो एसिटाइलिन है इसके 3 मॉलिक्यूल आते हैं, ठीक है जी। कितने मॉलिक्यूल आते हैं, 3, और ये हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो बना देते हैं, ठीक है जी। ये आइसोमराइज होता है प्रॉपर तरीके से, जैसे मैं आपको बना के दिखा देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये हमारे पास 6 कॉर्नर वाली रिंग कैसे बनती है। तो एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं ना, 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हर एक के पास एक एक हाइड्रोजन मौजूद है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है जी। अब होगा क्या कि ये वाला बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो ये डबल रह जाएगा, और ये सिंगल हो जाएगा, तो ये डबल ये सिंगल आ गया। अब यहाँ पर जो है ना ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो ये डबल रह जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगल, ये डबल ये सिंगल आ गया। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ तो ये डबल रह गया, और ये आगे क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। तो मतलब यहाँ पर क्या बन गई है, बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो बन गया है। अब बेंजीन के रिएक्शन के बाद हमने क्या करवाया है, इसका CH3 CH2 CH2 Cl प्रोपाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, उसकी मौजूदगी में हम रिएक्शन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब ये अलग से हम थोड़ा सा पहले तो देखते हैं कि ये एनहाइड्रस क्लोराइड जो है ना, जब बेंजीन है ना, बेंजीन थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू इट्स रेजोनेंस, तो ये आसानी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी नहीं देता। तो अगर हमें रिएक्शन करवाना है ना, तो रिएक्शन करवाने के लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा, ये जो हमारे पास कंपाउंड है इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, CH3 CH2 CH2 Cl, हमने क्या लिया है, AlCl3 लिया है, ठीक है जी, AlCl3। अब ये जो Cl है ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी, और प्लस AlCl4 नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहां पर ट्विस्ट ये आता है कि ये है प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक है जी। अगर हम एक हाइड्रोजन को यहां पर शिफ्ट कर दें तो क्या बनेगा, CH3, ठीक है जी,
CH3CH बन जाएगा, एक हाइड्रोजन जब यहां पर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक है जी, और ये कौन सा है जी, सेकेंडरी। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन होता है या सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होता है। ये अलग अब डिबेट है कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है या सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और वो क्यों है, वो अलग एक एमसीक्यू आती है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर मैं बता देता हूं कि ज्यादा स्टेबल जो है वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ठीक है जी। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होने की वजह से बेंजीन के साथ कुछ इस तरह से जो है वो आपस में अटैच होगा कि यहां से अटैच होना है इसने, ठीक है जी। तो हमारे पास स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये बेंजीन होगा, ठीक है जी, और इसके पास ऐसे जो है ना इसने जुड़ना है कि ये CH जुड़ेगा और दोनों साइड पर क्या होगा, CH3 और CH3 होगा, ठीक है जी। तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हमने करना है, पहले हमने इसको हाइड्रोलाइज करवाया तो एसिटाइलिन बन गया, एसिटाइलिन को कॉपर ट्यूब के साथ रिएक्शन करवाया तो बेंजीन बन गया, और बेंजीन के साथ ये प्रॉपर तरीके से जब हम लेके चलते हैं, पहले प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा फिर सेकेंडरी, और सेकेंडरी के साथ जुड़ के यहां पर ये जो है ना आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो है वो बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग इज नॉट एरोमेटिक, कौन सा जो है वो एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिसिटी के लिए हमारे पास 3 रूल्स होते हैं जो कि हमने देखने होते हैं। चौथा एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3 जो रूल हैं वो कौन कौन से हैं। पहला रूल, फर्स्ट रूल जो है ना वो ये है कि प्लेनेटरी मॉडल होना चाहिए, ठीक है जी, प्लेनेटरी मॉडल होना चाहिए, स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनेटरी होना चाहिए। तो सारे ही स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनेटरी है, कोई भी जो है ना अबव द एक्सिस या बिलो द एक्सिस नहीं है, ठीक है जी। दूसरी चीज, प्लेनेटरी मॉडल के साथ कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रॉपर मूव कर सके, डीलोकलाइज हो सके, ठीक है जी। तो इसके अंदर तो वैसे ही कंप्लीट है। अल्टरनेट आपने देखना है कि अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड या नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज मौजूद होना चाहिए, बस तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जो है ना डीलोकलाइजेशन इसमें हो सकती है। यहां पर देखें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो इस तरीके से अल्टरनेट पोजीशन पर है। यहां पर देखें डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल सिंगल, तो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज भी एज अ डीलोकलाइज मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो डबल, ठीक है जी, सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज सिंगल, तो ये भी जो है ना डीलोकलाइज हो सकता है। डबल सिंगल नेगेटिव डबल सिंगल, सॉरी डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल, तो जो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है वो एज अ डीलोकलाइज मटेरियल के तौर पर शामिल होता है। तो बीच में बस सिंगल बॉन्ड होना चाहिए अल्टरनेट पोजीशन पर, ठीक है जी। तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन चारों में हो रही है। लास्ट जो रूल है ना हक्कल रूल, वो असल में डिसाइडर होता है कि कौन सी चीज जो है ना वो एरोमेटिक होगी या कौन सी नहीं होगी। 4n+2, ठीक है जी, इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने चाहिए, ठीक है जी, कितने होने चाहिए, 4n+2। अब 4n, n क्या है यहां पर, नंबर ऑफ रिंग, ठीक है जी। अगर हमारे पास एक रिंग मौजूद है, ठीक है जी, अगर हमारे पास क्या मौजूद है, एक रिंग मौजूद है, तो यहां पर n की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 1, ठीक है जी। तो 1 अगर पुट करते हैं तो फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो n इज इक्वल टू 1 होगा तो 4 इंटू 1 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, 4 + 2 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने चाहिए, ठीक है जी। n इज इक्वल टू 2 होता है तो 4 इंटू 2 + 2, तो 8 + 2 कितने होने चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पाई मौजूद होने चाहिए, ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर n इज इक्वल टू 3 होगा तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने चाहिए। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं। अब यहां पर देखें आप, जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है ना वो काउंट करने हैं आपने, और मैंने कहा था नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज भी डीलोकलाइज के अंदर शामिल होता है। तो यहां पर 2 रिंग है, ठीक है जी, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले पाई, 2 ये, तो ये, 2 ये और 2 ये, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 2 रिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10, तो ये तो ठीक है। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला भी सही है, ठीक है जी। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो एज अ डीलोकलाइज्ड मटेरियल के तौर पर होता है, लेकिन उसमें कोई पाई इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स वैसे मौजूद नहीं होते। तो 2 2 और 2 कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है एक रिंग के मुताबिक। लेकिन अगर हम इसको देखें, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन वाला कोई भी हमारे पास हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता। तो ऑप्शन 4 जो है वो सिलेक्ट होगा कि ये एरोमेटिक स्पीशीज नहीं है। लास्ट में क्या है जी, ये सिंपल सा एमसीक्यू मैंने वैसे डाल दिया है कि ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो क्या देते हैं, ठीक है जी। तो 5th एमसीक्यू जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं, फर्स्ट वाले जो अल्कोहल होते हैं, उनको ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एल्डिहाइड, ठीक है जी। और एल्डिहाइड जो है ना उसको ऑक्सीडाइज मजीद करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है जी, तो वो क्या बन जाता है, कीटोन, और कीटोन नॉर्मली ऑक्सीडाइज कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर नहीं होता। और टर्शरी अल्कोहल, उनको हम ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते,
वो कि अल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है। उसका रीजन क्या है वो एक अलग डिबेट है, उसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। ये कुछ एमसीक्यूज जो है हमने कवर किए हैं, 5 एमसीक्यूज को कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी हम 5 एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो आपने करना क्या है, इन 5 एमसीक्यूज को देखना है। कोई भी कंफ्यूजन कहीं पर भी आपको नजर आती है तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ लेना है, या मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो जो आपने मतलब आपकी कंफ्यूजन होगी उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।